इवन जैसा कि हमने 2017 और 16 का जो पेपर है उसका केमिस्ट्री का पोर्शन जो है वो पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। तो अब हम इसके बाद फिज़िक्स सॉल्व करने वाले हैं। तो जो 2016 एंड 17 का पेपर है, अब हम फिज़िक्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। तो अब हम यहाँ पे 2017 में का जो पेपर है उसमें फ़िज़िक्स का जो सेक्शन है उसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए इस यहाँ पर, लाइट पासिस थ्रू थ्री डिफरेंट मीडियम्स। यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरह से समझना है कि यहाँ पे किस तरह से होता है। ये रे ऑप्टिक्स का टॉपिक है, क्लास 12 से आया हुआ है, तो इसे अच्छी तरह से समझिए। यहाँ हिंदी मीडियम वाले आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट एक ही होता है, भले लैंग्वेज भले डिफरेंस हो, बट आप इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। जब भी कोई लाइट रे, ये क्या है यहाँ पे जो ये लाइंस बनी हुई है, 2 लाइंस है, ये क्या कर रहा है कि डिफरेंट जो मीडियम है उसको ये अलग कर रहा है। ये क्या है, इंटरफेस है, मतलब कि यहाँ पे जो मीडियम है यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है। तो यहाँ पे आपको जो लाइट रे जा रही है इसे आपको ध्यान से समझना है और इसका जो मूवमेंट है उसे अच्छी तरह से समझना है। और यहाँ पे दो जो डेंसर और रेयरर जो ये वर्ड है ये बार बार यहाँ पे रिपीट होगा, तो आप डेंसर और रेयरर को अच्छी तरह समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे ये इंटरफेस लेते हैं, नीचे क्या है, यहाँ पे वाटर है, ऊपर में क्या है, एयर है। तो हमारे लिए डेंसर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, और रेयरर क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। अब लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे क्या है कि कोई सॉलिड मटेरियल है, मान लीजिए कोई मेटल है, तब हमारे लिए डेंसर कौन सा हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा ये जो इस ऊपर सॉलिड है, क्योंकि जो जितना डेंस है तो उसे हम डेंसर कहेंगे, और उसके कंपैरिजन में जो इंटरफेस में जो दूसरा मटेरियल होगा अगर वो रेयरर है तो उसे रेयरर कहा जाएगा। तो डेंसर और रेयरर जो ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है तो इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने बोला है कि यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस दिए हैं इसमें से आपको करेक्ट बताना है। आप देखिए जैसे पहला जो ऑप्शन है उसे पढ़िए, मीडियम वन हैज़ द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको यहाँ पे क्या करना है, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हें चेक करना है। तो यहाँ पे पूछा है कि वन हैज़ द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। रे ऑप्टिक्स का ये टॉपिक है, इसे आपको अच्छी तरह से क्लियर रखना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया है, सबसे पहले इस आंसर को चेक करते हैं। इसमें बोला है कि हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है इसे आप अच्छी तरह समझ लीजिए आखिरकार होता क्या है। दिस इज़ द मीज़र ऑफ हाउ मच लाइट स्लो डाउन व्हेन इट गोज़ इनटू अ न्यू मीडियम। जैसे ही कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो इसकी स्पीड में क्या चेंज आता है, ये स्लो हो जाता है, फास्ट हो जाता है। इससे ये हमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें यही बताता है। इसका जो सिंबल होता है इसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और वैक्यूम इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है आप ये देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल्स टू सी बाय वी। सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट और इन वैक्यूम। इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, 3 इंटू 10⁸, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ये भी आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, 3 इंटू 10⁸। मतलब कि ये तो कांस्टेंट हो गया। मतलब जो सारा का सारा ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी मीडियम का वो किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। इसीलिए हमें इसका जो डेफिनेशन है उसमें भी बताया गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इसी से हम पता करेंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये जो नॉर्मल लाइन आपको दिख रही है वो क्या होता है कि अगर वो रेयरर है तो वो क्या हो जाएगा कि वो दूर चला जाएगा। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल से वो दूर चला गया ये जो लाइन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो नॉर्मल के पास आ रहा है। मतलब ये जो नीचे वाला मीडियम है ये क्या है, डेंसर है, और ये ऊपर वाला मीडियम क्या है, रेयरर है। अगर ये नीचे वाला रेयरर होता तो ये क्या होता कि नॉर्मल से दूर चला जाता। लेकिन अगर यहाँ पे ये नॉर्मल के पास आ रहा है, यहाँ पे एंगल आप देख सकते हैं, तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो है ये रेयरर मीडियम है, डेंसर मीडियम है। अगर ये अब नीचे वाले को आप देखिए ये क्या है, रेयरर मीडियम है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो लाइन है ये देख सकते हैं आप, ये एंगल काफ़ी बड़ा है, इस वजह से ये रेयरर मीडियम है। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं बीच वाला आपको पता चल गया कि डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यहाँ पे क्या होगा कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। क्योंकि आप खुद सोचिए अगर कोई भी लाइट रे है वो क्या होगा कि एयर में जल्दी पास होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा रहेगी। अगर वो वाटर में होगा तो थोड़ा कम स्लो होगा, और सॉलिड में क्या होगा, वो सबसे कम होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे डेंसर मीडियम होगा वैसे वैसे लाइट की स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अगर स्पीड की लाइट वहाँ पे कम है तब क्या होगा, ये देखिए ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि ये इसे
अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो अब जब देख सकते हैं कि अगर स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम है तो मतलब क्या होगा, वहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो इस वजह से आप देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये डेंसर मीडियम, यहाँ पे स्पीड की लाइट डिक्रीज़ हो रही है, इस वजह से इसका हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, इस एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इसके लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है, मतलब क्या कंडीशन ज़रूरी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए। तो इसमें इसे भी हम अच्छी तरह से समझते हैं। क्या है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के पहले आपको एक टर्म जानना ज़रूरी है, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू जिसके लिए आपका, जैसे आपने यहाँ से क्या हो रहा है, लाइट रेज आ रही है, अब उसके बाद क्या होता है, रिफ्रैक्ट होकर वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, ये यहाँ से क्या होगी, वो रिफ्रैक्ट होगी। तो इंसिडेंट एंगल की वो वैल्यू जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब अगर क्रिटिकल एंगल आप समझ गए होंगे तब इसके बाद आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो समझ आ जाएगा। क्या होता है कि जब कभी भी कोई लाइट रे जब किसी इंटरफेस पे इंसिडेंट करती है और अगर उसका जो एंगल का वैल्यू है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ, तब वहाँ पे क्या होगा, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट रे को यहाँ से ट्रेवल कर जाना था, जैसे अगर सरफेस पे यहाँ पे टकरा रहा है तो वो क्या होगा कि इसे दूसरे सरफेस में जाना चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा कि पूरी की पूरी लाइट वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ पे पूरी जो इंटायर लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो क्या इस ये जो प्रोसेस हुई इसे ही कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट का दूसरे मीडियम में नहीं जाना, उसी मीडियम में वापस आ जाना। ठीक है, तो ये होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। अब इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसमें बोला गया है कि इसमें ऑप्टिकली डेंसर टू रेयरर, इसकी फर्स्ट कंडीशन जो ये है कि हमेशा जो लाइट रे वो डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए, या फिर जैसे यहाँ पे वाटर है तो और यहाँ पे एयर होना चाहिए, मतलब वो हमेशा डेंसर से रेयर में ट्रैवल होना चाहिए, तभी जाके ये जो फिनोमिना है वो होगा। अब उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ नॉट ज़ीरो, ये भी सही है। अब इसके बाद बोला है एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आई होप आप लोग को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इसमें जो है ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द अप्रॉक्सीमेट वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जितने भी एक्सरेज मतलब जो रेज हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा के, तो आपको इन सब का, जैसे एक्स रे हो गया, यूवी रेज हो गया, तो ये सारे सब का आपको वेवलेंथ जो है वो याद रखना चाहिए। तो जो विजिबल लाइट का वेवलेंथ है वो कितना होता है, 380 to 700 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को जब आप यहाँ पे माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.39 से लेके 0.77 माइक्रोमीटर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज्ड बाय सन इन इट्स मैग्नेटिक स्टॉर्म इज़ नोन एज, मतलब कि जो सन अपनी जो मैग्नेटिक एनर्जी रिलीज़ करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसका नाम जो है वो क्या है, तो जो इसका नाम है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोलर फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब क्या होता है, फ्लेयर इज डिफाइंड एज द सडन रैपिड एंड इंटेंस वेरिएशन इन ब्राइटनेस। ये क्या होता है, एक तरह से चमकदार जो है इसे फ्लेयर कहते हैं। ठीक है, तो सोलर फ्लेयर अकर्स व्हेन मैग्नेटिक एनर्जी दैट हैज बिल्ट अप इन सोलर एटमोसफियर इज सडनली रिलीज। जैसे जब ये मैग्नेटिक एनर्जी जो सन की है वो रिलीज होती है तो वो सोलर फ्लेयर के फॉर्म में होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ पे पूछा गया है वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड। जैसा कि ये डायग्राम होता है आई का, क्या होता है, लाइट रेज यहाँ से एंटर करती है, उसके बाद यहाँ पे इमेज जो है वो फॉर्म होता है। तो ये जो पूरा हो रहा है कि यहाँ पे जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, तो वो किस तरह से वर्क करता है और उसका जो एडजस्टमेंट होता है कि वो अपने फोकल लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आई का जो पूरा डायग्राम है उसे मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फिजिक्स के। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। कैथोड रेज जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे दी हुई है और आपको सेलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा है जो वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिस रेज मटेरियल कूल, मतलब कि ये क्या करते हैं, मटेरियल को कूल कर देते हैं जिस पे भी इस रेज को, जैसे फॉर एग्जांपल इस सरफेस है और यहाँ पे हमने कैथोड रेज यहाँ पे स्ट्राइक कराई तो ये क्या कर देगा, सरफेस को ठंडा कर देगा। तो ये इसके बारे में गलत है।
बाकी सारी चीज़ें इसमें सही है क्योंकि कैथोड रे जो होते हैं इनविजिबल होते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। इसके बाद ये कि आयोनाइज कर सकते हैं गैसेस को। उसके बाद देखिए ये पेनिट्रेट कर सकते हैं मेटल फॉइल को, क्योंकि इसे कई कई एक्सपेरिमेंट्स में भी यूज़ किया जाता है इसका। कैथोड रे पोजेस इनमें काइनेटिक एनर्जी भी पाई जाती है, तो इसलिए सारे ऑप्शन जो है वो सही है ऑप्शन नंबर डी को छोड़ के। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया टू मेक पावरफुल मैग्नेट द मटेरियल यूज्ड। अब यहाँ पे पूछा गया कि पावरफुल मैग्नेट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है, एल्निको। ये 3 मेटल का कॉम्बिनेशन है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। तो ये जो होते हैं ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने के लिए, इसमें जो फेरोमैग्नेटिज्म होता है इसका काफ़ी हाई होता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। और ये 12th मैग्नेटिक चैप्टर का क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है कि पावरफुल मैग्नेट बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, एल्निको। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे जो है यहाँ पे फ्लो हो रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स बनी है तो इनका डायरेक्शन पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का होगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पे पहले तो आपको बता दिया गया कि यहाँ पे डाउनवर्ड, इसमें कैसे निकालते हैं। आपने कई सारे रूल पढ़ा होगा, थंब रूल, स्क्रू रूल, ये टाइप के जो रूल्स होते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सारे रूल्स आपने अपने स्कूल टाइम पे पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है, सबसे सिंपल जो आपको यूज़ करना है, क्या करेंगे आप कि यहाँ पे आपको दे दिया कि डाउनवर्ड, मतलब कि यहाँ से वो एंटर हो रहा है और नीचे वो डाउनवर्ड जा रहा है। तो आप इसमें कैसे निकालेंगे, आप अपना जो थंब है, थंब को आप यहाँ पे रखिए। ठीक है, थंब को आप यहाँ रखेंगे और जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स जो है वो रोटेट हो रही है, तो उस डायरेक्शन में ही क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो आप अगर आप यहाँ पे थंब रखेंगे तो क्या होगा कि ये आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्लॉकवाइज है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाउनवर्ड की जगह अगर अपवर्ड दिया होता तो आप क्या करते, अपना जो थंब है उसे अपवर्ड रखते तो क्या होता, आपका जो फिंगर्स है वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज को ही काउंटर क्लॉकवाइज भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसके पीछे रीज़न होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पूछा गया है। अब इसे हम सबसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दी होती है उसे आपको लिख लेना चाहिए। जैसे वोल्टेज यहाँ पे दिया हुआ है 220, उसके बाद यहाँ पे आई जो है वो दिया हुआ है 9 एम्पियर, ये फ्यूज़ है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 60 वोल्ट बल्ब दैट जो कि पैरेलल में हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं सेम टाइम पे। तो अब इससे पता चल गया कि आपको 220 यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, 9 एम्पियर यहाँ पे आई की वैल्यू दी हुई है। तो आपको पता है कि पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू आई। तो आप पहले टोटल पावर जो है वो फाइंड आउट कर लीजिए। जो V कितना है यहाँ पे 220 है, 220 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो फिर आपको टोटल पावर जो है आप निकाल लेंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। 1980, मतलब 1980 जो है वो आपका टोटल पावर है। अब आपको कितने पावर का बल्ब जो है आपको यहाँ पे ऑपरेट करने बोला है, यहाँ पे 60 वोल्ट का जो बल्ब है वो आपको यहाँ पे ऑपरेट करने बोला है। तो आप इस टोटल पावर से 60 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 33 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो जो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 220 जो है यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है वो, और बोला है कि 5 लीटर जो है 5 मिनट में यहाँ पे ये बॉईल कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे वोल्टेज जो है वो चेंज कर दिया गया है, 110 कर दिया गया है। और पूछा गया है कि सेम अमाउंट ऑफ जो लीटर है तो वो कितने देर में बॉईल करेगा। यहाँ पे आपको टाइम निकालना है। तो यहाँ पे इसे हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि हीट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V² R/T। ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला होता है, मतलब कि हीट इज इक्वल्स टू V², V मतलब वोल्टेज, R मतलब रेजिस्टेंस। इसलिए आप जब इसमें टाइम एंड वोल्टेज का जब रिलेशन क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जब आप इसे इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा कि वोल्टेज और ये जो दोनों है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मतलब कि T1/T2 इज इक्वल्स टू V2 का स्क्वायर बाय V1 का स्क्वायर। इस टाइप से क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली, जस्ट अपोजिट। तो आप सारी वैल्यूज़ को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो T1 यहाँ पे दिया हुआ है 5 मिनट, T2 जो है आपको निकालना है। उसके बाद यहाँ पे जो V2 है, V2 कितना है 110, और नीचे में कितना दिया है कि 220, मतलब कि ये V1 है। तो अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर लगाना है आपको। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 जब आप इधर ले जाएंगे और T इधर ले जाएंगे तो T इज इक्वल्स टू 20 मिनट्स जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको जो फॉर्मूला से जितने भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के वो आपको याद रखना है, क्योंकि
ये जो फार्मूलाज होते हैं इससे काफ़ी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो ये आपको बनना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है विच व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेशर ऑफ ईएमएफ। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं, तो इसका यूनिट पूछा गया है। यूनिट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है कि इसका यूनिट क्या है। इसका यूनिट है वोल्ट। ईएमएफ जहाँ पे आ गया, ठीक है, ईएमएफ हो वोल्टेज हो, दोनों का यूनिट वोल्ट होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस टोटल पावर इन अ सीरीज सर्किट। सीरीज और पैरेलल दो कॉम्बिनेशन होते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि टोटल पावर कैसे निकालेंगे। तो क्या होगा कि इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सोर्स वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द करंट। मतलब जैसे हम पहले भी न्यूमेरिकल में पढ़ चुके हैं, क्या है कि वोल्टेज इनटू करंट क्या होता है, पावर होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें पूछा गया है अ करंट आई फ्लोज अलोंग द लेंथ ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट थिन वॉल्ड पाइप। मतलब यहाँ पे जैसे ये पाइप है, इसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। अब इसमें ये थिन बोला है, मतलब कि ये जो इसका अंदर का डायमीटर है ये काफ़ी कम है। इसमें अब देखेंगे कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इसमें पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहाँ ज़ीरो होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द पाइप इज ज़ीरो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है अ बार मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पीसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब कि जैसे एक बार मैग्नेट है, उसे हम बीच से कट कर देते हैं, तो क्या होगा इससे। अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। द बार डीमैग्नेटाइज, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, टू बार मैग्नेट्स आर क्रिएटेड। जैसे अगर हम किसी भी मैग्नेट को ऐसे ब्रेक कर देते हैं तो क्या हो जाता है, दोनों सेपरेट मैग्नेट जो है वो बन जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। द वर्ल्ड्स मोस्ट अबंडेंट फॉसिल फ्यूल। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा फॉसिल फ्यूल पाया जाता है, जीवाश्म ईंधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोल। कोल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोल इसका करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया, ये सोलर सेल से रिलेटेड है। सोलर सेल के ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं फिजिक्स के। यहाँ पे पूछा गया है कि फिल फैक्टर शुड बी। फिल फैक्टर आप शॉर्ट में जान लीजिए कि फिल फैक्टर क्या होता है, मीज़र ऑफ क्वालिटी ऑफ द सोलर सेल, मतलब कि ये क्वालिटी बताता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 0.8। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो चुका है। अब इसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया स्नेल्स लॉ जो है वो किससे रिलेटेड है। स्नेल्स लॉ ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, लाइट रिफ्रैक्शन। अब स्नेल्स लॉ क्या होता है ये भी आप अच्छी तरह से समझिए। जैसे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दो जो लॉज हैं ये काफ़ी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो अब देखिए, जो ये फॉर एग्जांपल ये सरफेस है, यहाँ पे क्या हो रही है, कोई इंसिडेंट रे आ रही है, उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है। अब इसमें बीच में यहाँ पे हम 90 डिग्री पे लाइन खींचते हैं तो ये नॉर्मल रे होती है। जो ये तीनों रे हैं ये क्या होना चाहिए, सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। मतलब आप ये जो मान लीजिए ये पूरी प्लेन है, मतलब वर्टिकल प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन आप जानते होंगे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल प्लेन है तो ये नीचे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। तो जो तीनों रेज हैं वो सेम प्लेन में लाई करना चाहिए। अब इसके बाद जो सेकंड है वो क्या है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि साइन आई एंड साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कि ये जैसे इंसिडेंट है, ये क्या है, इंसिडेंट एंगल है, और ये रिफ्रैक्टेड एंगल, तो ये इन दोनों का जो रेशो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसे ही स्नेल्स लॉ कहा जाता है। तो ये एंगल ऑफ, मतलब ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, तो उसका आंसर हो जाएगा रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है द मास नंबर ऑफ यूरेनियम आइसोटोप इज़ मोस्ट ईजिली फिजनेबल। मतलब फिजन का मतलब क्या होता है, फिजन और फ्यूज़न दो वर्ड हैं, आपको याद रखना है। फिजन का मतलब होता है कि जैसे कि बड़ा मॉलिक्यूल है, ये क्या हो जा रहा है, दो छोटे मॉलिक्यूल में चेंज हो जा रहा है, तो ये क्या होगा, फिजन। फ्यूज़न का मतलब क्या होगा कि ये दोनों जो छोटे मॉलिक्यूल है ये मिलकर क्या कर रहे हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ये होता है फ्यूज़न। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है वो सबसे ईजिली फिजनेबल है, मतलब वो सबसे जल्दी विखंडित हो जाता है, सबसे जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 235। मैंने केमिस्ट्री में बताया था। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो उसका जो 235 है वो काफ़ी जल्दी जो है ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए ये इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा गया है, ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, क्लास 12 से पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि फोकल लेंथ जो है दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर। पहले तो आपको यहाँ पे ये समझना है कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, क्योंकि अगर कन्वर्जिंग लेंस आप ये नहीं समझ पाए कि ये कॉन्वेक्स बोल रहा है या कॉन्केव बोल रहा है तो आगे का क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं
कॉन्वेक्स लेंस को। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी लाइट रे आती है उसे ये फोकस पे यहाँ पे कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और जो डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है कॉनकेव लेंस, क्योंकि ये क्या करता है कि जैसे यहाँ से लाइट रेज आएंगी तो इन्हें ऐसे ये डाइवर्ज कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, और इसे जब हम यहाँ पे एक्सटेंड करके यहाँ पे ये मिलाते हैं तो ये फोकस होता है। तो इसने क्या किया, ये डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कॉन्वेक्स को कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो अब अगर आपको पता चल जाएगा ये कन्वर्जिंग लेंस है तो उसके बाद आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब इसमें फोकल लेंथ दिया हुआ है 10, तो आपको पता है मैंने ये काफ़ी अच्छी तरह से समझाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं रे ऑप्टिक्स का टॉपिक, लेंस में कहाँ पे इमेज बनेगा क्या नहीं बनेगा। भी काफ़ी सिंपल सा है, इसमें क्या करना है आपको लेंस फार्मूला का यूज़ करना है और आपको साइन कन्वेंशन जो है वो क्लियर होना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपको पता चल चुका है ये है कन्वर्जिंग लेंस मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है उसका फोकस क्या होता है कि लेंस के इस साइड होता है, तो इस साइड जो ये फोकस होता है तो इसे पॉजिटिव लेते हैं, और अगर यहीं पे कॉनकेव लेंस होता है तो हम इसे नेगेटिव लेके लेते हैं, मतलब कि जो 10 सेंटीमीटर है वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब उसके बाद दिया है यहाँ पे वर्चुअल इमेज का डिस्टेंस दिया है। वर्चुअल इमेज को क्या लेते हैं हम, नेगेटिव लेते हैं। और अगर यहीं पे रियल इमेज का होता है, वर्चुअल मतलब कि इमेज इस साइड बनेगा, जितने भी इस साइड के डिस्टेंस होते हैं फ्रंट के उसे हम नेगेटिव लेते हैं, और ये अगर लेंस के बाद जो डिस्टेंस है यहाँ पे हम सारे पॉजिटिव लेते हैं। तो अब क्या है यहाँ पे वर्चुअल बोला है, मतलब आप 20 को जो है नेगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे बोला है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपको निकालना है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो इस साइड होता है, मिरर के जो ये लेंस है इसके फ्रंट में होता है, तो इसलिए ये तो नेगेटिव ही होता है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं, अच्छी तरह से इसे समझिएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये है आपका लेंस फार्मूला। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है विथ साइन कन्वेंशन। v की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है -20, मतलब कि 1/-20, उसके बाद -1/u, और यहाँ पे f जो होगा पॉजिटिव होगा, मतलब 1/10। तो यहाँ पे क्या आप क्या करेंगे, ये जो -20 है इसे उस साइड ले जाके ऐड अप कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 1/20। अब आप इसे ऐड कर दीजिए, ऊपर में क्या हो जाएगा कि 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 1/u इज इक्वल्स टू 1/मतलब 3/20। अब आपको अगर u की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो आप 20/3 करिए। तो अभी आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3 6 18 6 पॉइंट 6 पॉइंट, अब यह 6 पॉइंट तो एक ही आंसर है, तो आप इस बी को डायरेक्टली टिक लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे। अब ये क्या है, नेगेटिव आया है, तो ये ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव आता है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, ये डीसी मोटर से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर जो शंट करंट है, शंट क्या है, लो रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे अगर आप करंट डिक्रीज करेंगे तो मोटर के स्पीड में क्या अंतर आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्पीड जो है मोटर की इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे यूनिट पूछा गया है। यूनिट हर चैप्टर के जो यूनिट्स है वो आपको याद होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्वांटिटी के। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है टेस्ला। टेस्ला से ही हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे पूछा गया है अ फिलामेंट लैम्प इज, फिलामेंट लैम्प जो है वो क्या है, तो ये नॉन ओहमिक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नॉन ओहमिक क्या होता है, मतलब कि जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अब ओम्स लॉ क्या होता है, ये हम लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यही क्या है, ओम्स लॉ है। तो जब यहाँ पे आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे R लगा देंगे, प्रोपोर्शनल की जगह R लगा देंगे, मतलब V इज़ इक्वल्स टू IR, यही जो है ओम्स का लॉ है। तो ये जो है ओम्स का लॉ को फॉलो नहीं करता, मतलब कि V और I के बीच क्या होना चाहिए, ग्राफ इस तरह का बनना चाहिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ना चाहिए। तो जो इस लॉ को फॉलो नहीं करता वो नॉन ओहमिक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन, मतलब रेजिस्टेंस में केल्विन मतलब कि टेम्परेचर के साथ जो चेंज आता है उसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर भी आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको इसका जो जितने भी कंपोनेंट है सबका फंक्शन जो है आपको याद होना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि इसके में क्या है राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉडरेटर इज़ यूज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। जो मॉडरेटर होता है उसका यूज़ क्या होता है
कि ये जो न्यूट्रॉन्स जो है जिसे बॉम्बार्ड किया जाता है तो इससे क्या करता है, इनकी स्पीड को स्लो डाउन करता है। तो ये इसका राइट आंसर। कंट्रोल रॉड्स डाले जाते हैं, उसका काम क्या होता है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है। कंट्रोल के नाम से ये किया होगा कि ये रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। इसमें पूछा गया है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ एक्स रे एमिटेड फ्रॉम एक्स रे ट्यूब डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है। अब इसमें देखते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज अप्लाई टू द ट्यूब। क्या होगा, वो वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो अब यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसे आप ध्यान से पढ़िए तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि जैसे जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर जैसे हम जो इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड कर रहे हैं किसी टारगेट पे, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, वो वोल्टेज पे, मतलब हम कितने वोल्टेज से इसे भेज रहे हैं तो इस पे डिपेंड करेगा। तो जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी पे भी, किस काइनेटिक एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहे हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि डायरेक्टली वो ये जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे डिपेंड करेगा, क्योंकि उसी वोल्टेज के थ्रू तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉम्बार्ड हो रहे हैं, मतलब ये टारगेट पे आ रहे हैं। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है न्यूक्लियर फ्यूज़न। इसे मैंने ऑलरेडी बता चुका है कि फिज़न और फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन मतलब क्या होता है कि टू स्मॉल जो एटम्स है वो मिलकर एक बड़ा जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और जो फिजन मतलब क्या होता है कि वो ब्रेक होते हैं, एक बड़ा जो मॉलिक्यूल है वो दो छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है। तो फ्यूज़न का मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, मतलब कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर क्या कर रहे हैं, एक हैवी न्यूक्लियस का निर्माण कर रहे हैं। तो ये होगा इसका आंसर। अब कि ये मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन है, ये जो न्यूमेरिकल है इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे जब हम इससे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि तब आपको ये और अच्छी तरह समझ आएगा। अब इसमें फिर वापस से ही रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है फोकल लेंथ दिया हुआ है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंथ का ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। इसमें आपको फिर पावर निकालना है। जो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/f1 + 1/f2। ठीक है, इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन निकालना है। अब लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसका फोकस पॉजिटिव लेते हैं, किसका फोकस नेगेटिव लेते हैं। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका जो फोकस होता है उसे क्या लेते हैं, उसका फोकस हम पॉजिटिव लेते हैं, और कॉनकेव का नेगेटिव लेते हैं। इसमें क्या करना है कि सिर्फ साइन कन्वेंशन के साथ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब कि 1/40। उसके बाद जो ये दूसरा दिया है कॉनकेव लेंस, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। तो आप क्या करेंगे, 1/40 के बाद यहाँ पे 1/25। यहाँ पे माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है। अब उसके बाद ये इक्विवेलेंट आप इस तरह से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आंसर जो है वो डायोप्टर में दिए हुए हैं, मतलब आपको इसको सेंटीमीटर में नहीं मीटर में लेना है, क्योंकि जो डायोप्टर होता है उसमें फोकल लेंथ मीटर में लेना पड़ता है। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि ताकि ये 0.40 0.25, फिर इसे आप सॉल्व कर लीजिए। से आप दोनों को माइनस करेंगे तो ये 1.5 जो है वो आंसर आ जाएगा, -1.5। इसे आप सॉल्व करके उसको रेसिप्रोकल कर लीजिएगा। एफ़ की वैल्यू जो अब निकालेंगे तो ये इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे एपरेचर डायमीटर और एक्सपोजर टाइम के बारे में पूछा गया है। तो इसके बीच, इन दोनों के बीच जो रिलेशन होता है एक्सपोजर टाइम और जो डायमीटर के बीच का रिलेशन कुछ इस तरीके का होता है कि ये d²। ठीक है, इस रिलेशन से अगर आप सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा कि जैसे E1/E2 इज इक्वल्स टू D2 का स्क्वायर बाय D1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, इसको आपको सारी वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देनी है। आपको पूछा है कि एक्सपोजर टाइम शुड बी, मतलब एक्सपोजर टाइम जो है वो कितना चेंज हुआ। मान लीजिए आपको E2 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, E2 को इस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे और D1 को यहाँ और D2 को नीचे, क्या हो जाएगा। तो आप फिर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि E1 आपने लिखा और यहाँ पे क्या लिखा, D1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आपने D2 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि डायमीटर को आपने कितना किया, डबल किया है, मतलब कि डबल किया मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ D1। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ D1। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब उसके बाद D1 का D और स्क्वायर, ये दोनों को आप कैंसिल कर दीजिए, तो एक्सपोजर टाइम क्या हो गया, 1/4। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है AC जनरेटर प्रोड्यूस्ड एन आउटपुट वोल्टेज। ये यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको पता होगा कि इसका जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है कि
तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी होती है, मतलब ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 377 दिया है। और ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 2πf, ठीक है 2πf होता है। तो आप यहाँ पे आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिए। आपसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 377 है, 377 आप रख दीजिए और उसके नीचे ये 2π को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 होती है, या फिर आप 22/7 ले सकते हैं। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर लगभग इसी के आसपास आएगा। तो ऑप्शन को आपको देखना है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो यहाँ एवरीवन इस वीडियो में इतना ही। हमने 2017 का भी फिज़िक्स जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब जो 2016 का फिज़िक्स का पेपर है वो हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो बचे हुए सेक्शंस है वो एक वीडियो में ही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है और इसमें एक्सप्लेनेशन जो है वो डालना होता है। तो इस वजह से सिर्फ हमने एक एक सब्जेक्ट का ही लिया, लेकिन अभी इसके बाद जो बायोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है और इन्वायरमेंट है उसे हम एक ही वीडियो में कर सकते हैं। तो अभी इसी तरह हम 2017 एंड 16 का पेपर जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि अब इस चैनल पे CGPSC ACF के लिए जो रिगार्डिंग वीडियोस हैं वो कंटिन्यूसली अपलोड होंगे। तो अगर आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।